ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंड है, बंद नहीं किया है। एनी टेरर अटैक इन इंडिया विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। हिंदुस्तान में अगर कोई दहशतगर्दाना हमला होगा उसको जंग के तौर पर लिया जाएगा। अभी तो हिंदुस्तान की जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, एयर फोर्स, इनका जलवा दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर से। और जिस दिन हिंदुस्तान की फौज ने ये सरहद पार कर दी, फिर क्या होगा। वाजपेयी साहब की मुझे वो बात याद आती है कि जो दोस्त है वो बदलाए जा सकते हैं, हमसाए नहीं। बातचीत से ही मसले हल हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब जंग की ज़रूरत पड़नी चाहिए, बातचीत से मसले हल होने चाहिए? लेकिन पाकिस्तान को शायद अमन, भाईचारे और मोहब्बत की जुबान शायद उसको या तो समझ नहीं आती या उसको पसंद नहीं है। पाकिस्तान की बदनसीबी है कि वहां चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं, और चुनी हुई सरकार, लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन में वोट दिए इमरान खान को। और ये पाकिस्तान के लोगों की बदकिस्मती है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था वो जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को वो पसंद नहीं। लेकिन रैना साहब, कुछ नेशनल टीवी चैनल्स ने कश्मीरियत को दागदार करने की कोशिश पूरी की। यहाँ तक कि लाल चौक में कई चैनलों को बोलने नहीं दिया गया, कई टीवी एंकर्स को रोक दिया गया कि आप कश्मीर का नाम बदनाम नहीं कीजिए, क्योंकि कश्मीरी दिल से उतरा और कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जाएंगे, हिंदुस्तान हमें इजाज़त दे, पहली तोहफ या पहला मिसाइल हम पाकिस्तान में फेंकेंगे। मैं कहता हूँ कुछ नेशनल टीवी चैनल्स ने कश्मीर की इमेज खराब करनी चाहिए पहलगाम हमले के बाद। यही नहीं रुके, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मुसलमानों की जिन्होंने टोपी दाढ़ी रखी उनको आतंकवादी कहा गया, बाकी बाद में माफ़ी मांगी। और इन चैनलों ने बड़े हद तक डैमेज कश्मीर को किया। किस तरह देखते हैं आप? कश्मीरियों ने जिस तरह हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, अपने मुल्क का, हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया, पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों को सलूट करता है। जो आज भी कोई कश्मीरियों को कहते हैं कि हिंदुस्तानी दिल से नहीं, उनको क्या कहेंगे? अब कोई नहीं कहता है। अगर कोई कहता है उनको क्या कहेंगे आप? वो मुल्क का गद्दार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदों पे डर और खौफ का माहौल, जहां सारे लोग अपने अपने घरों पे भाग गए। जो सरहदों पे लोग रहते थे वो सेफ़ जोन में चले गए, जहां पे उनको लग रहा था कि वो सेफ़ रहेंगे जंग के दौरान। लेकिन एक वो शख्स जो अपने जगह पे टिके रहे और वहीं से लोगों की मदद की, हालचाल पूछा, लगातार फ़ोन कॉल्स पे या फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा बातचीत करते हुए। मेरे साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तारीफ़ इसलिए मैंने पहले की क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला रात के कोई 2:30-3 बजे की जंग हो गई, जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो मुझे आपका वहाँ इंटरव्यू दिखा आज तक के साथ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लोग सरहदों के जो आसपास रहते थे वो सब लोग भाग गए और सभी लोग अपनी अपनी सेफ़र जोन में चले गए जहां वो बचते। लेकिन उससे पहले आप क्यों वहां पे रहे, क्यों आप सही सेफ़ जोन में नहीं चले गए, वो सवाल बाद में पूछेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह देखते हैं आप? जिस तरह हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसको किस तरह देखते हैं आप? 22 अप्रैल को जो कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ, उससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। वो हिंदुस्तान की रूह पर हमला था, वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। और हमने देखा कि पूरा हिंदुस्तान जो है उस हमले के बाद सड़कों पर उतरा। और बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में भी वादी कश्मीर, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, नौजवान, सब हाथों में तिरंगे झंडे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और पहलगाम के गुनाहगारों को, पहलगाम के कातलों को सख्त सज़ा होनी चाहिए, इसके लिए कश्मीर के नौजवान, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे बेटे बेटियां सब सड़कों पर उतरे। स्वाभाविक था कि इतना बड़ा जब हमला हो गया उसका जवाब हिंदुस्तान ने तो देना था। और फिर 6 मई को हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने अपना जलवा दिखाया और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर हो या लाहौर और रावलपिंडी के पास
आतंकवादियों, दहशतगर्दों के ठिकानों को, उनके जो मरकज़ थे उनको तबाह किया गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया। जैसे ही ये ऑपरेशन 6 मई को हुआ, उसके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान की आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने इसकी जानकारी दी पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के मरकज़, आतंकवादियों के अड्डे वो तबाह किए हैं और उसमें कोई पाकिस्तानी सिविलियंस, आम शहरियों को पाकिस्तान के अंदर निशाना नहीं बनाया। और दहशतगर्दों को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को जो ये दहशतगर्दी चला रहे हैं, उनको एक पैगाम हिंदुस्तान ने दिया कि आपकी नाफरमानियां अब हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर आप ये खूनी खेल खेलोगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। और हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स का जलवा फिर पाकिस्तान के अंदर भी देखा गया और दुनिया ने देखा। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ था। दहशतगर्दों के मरकज़, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, जहां वो दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके जम्मू कश्मीर में भेजते और यहाँ बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाते हैं, उन ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह करना था। और हिंदुस्तान ने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली दहशतगर्दों के बड़े मरकज़ तबाह किए। लेकिन रविंद्र रैना जी, जिस तरह मैंने पहले ही कहा शुरुआत में कि जब लोग बॉर्डर एरिया खाली करके सेफर जोन में जा रहे थे कि जहाँ पे बंकर्स बने हों, या लोगों ने, यहाँ तक कि मैं जम्मू में रहता था, जम्मू से भी शिफ्ट कर गए, और जब मैंने पुंछ के विजुअल देखे, पूरी बस्तियाँ खाली हुई थी, बॉर्डर एरिया पूरे खाली हो चुके थे। लेकिन आप वहाँ पे खड़े थे, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, आप लोगों से मिल रहे थे, लोगों को उठा रहे थे, वो विजुअल हमने देखे। लेकिन आप नहीं भागे वहाँ से, जबकि हमने ये भी कहीं पे सुना एलओसी एरिया में कि वहाँ के डीएम्स, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी सेफर जोन पे मूव हो चुकी थी, भागी थी, ताकि रात को शेल, मिसाइल उनको नुकसान न पहुँचाए। आप रात के 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोगों से मिल रहे थे, लोगों को उठा रहे थे। क्या डर, खौफ? यकीनन जब जंग जैसा माहौल था और एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, और हमें ये पता था कि एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाली है, क्योंकि जैसे पहलगाम में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया, सबको पता था कि हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। और मैंने फ़ौरन तमाम बॉर्डर्स के एरिए का टूर किया, लोगों को गाइड किया, आर्मी के बड़े टॉप कमांडर्स के साथ मैंने मुलाकात की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ हमने रब्ता किया, सिविल सोसाइटी के साथ हमने मीटिंग की तमाम शहरों में। लोगों को हमने गाइड किया कि अगर जंग या जंग जैसा माहौल हो गया तो अपने आप को कैसे बचाना है। और वो जो मैंने बॉर्डर के एरिया का टूर करके लोगों से मुलाकात की, सिविल सोसाइटी से मुलाकात की, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। लोग तैयार हो गए, लोगों को आगाह कर दिया गया। जब मैंने देखा कि लोग डर के मारे सेफर, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निकल पड़े हैं, तो उस वक्त हमारा फर्ज था कि लोगों के बीच में जाना। लेकिन वो बात और करेंगे। उसके बाद बॉर्डर एरिया उसके में बाद आपके मुझे उससे- मालूम था कि पहलगाम की जो गुस्ताखी दहशतगर्दों ने की है, हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। और मैंने तुरंत बॉर्डर के एलओसी के एरियाज का दौरा किया। और जब उससे छह पहले एक अहम सवाल, जब एक अहम सवाल मैं उसको पूरा आपका एक इंटरव्यू किया, उसके पूरा करता हूं। इंटरव्यू में आपने पहले ही बोला था कि वॉर हो सकती है, ये कैसे पता था क्योंकि आपको? हिंदुस्तान ने जवाब देना, 22 अप्रैल को जो गुना दहशतगर्दों ने किया था उसका जवाब तो हिंदुस्तान ने देना था, और इसलिए मैं पहले ही बॉर्डर के एरिए पर निकल गया। हालांकि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े खदशात थे। कई बार सीनियर पुलिस ऑफिसर मुझे फ़ोन करते थे कि साहब
गोलीबारी चल रही है बॉर्डर्स के ऊपर, तो रिस्क हो सकता है। हमने कहा लोगों को बचाना, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, तो इसलिए उस जज्बे के साथ कि ये लोग हमारे हैं और एक हम लोगों के और एक बीच फोटो आपकी वायरल बड़ी हुई आर्मी यूनिफॉर्म में, क्योंकि मैं जानता हूँ आप नेवी में थे, सोल्जर थे, और आपने कैप्शन भी दिया था वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। ज़रा वो कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म पहनने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, केवल वो फोटो नहीं थी। मैं पुराना फौजी हूँ, आर्मी के साथ मैंने बड़ा अरसा काम किया, भारतीय नौसेना में, नेवी में मैं एज एन ऑफिसर मेरी सिलेक्शन हुई थी। देश के साथ प्यार तो हमारे खून में, देशभक्ति का जज्बा हमारे खून में है, मादरे वतन से मोहब्बत और वतन के लोगों की इज्जत ये हमारे खून में है। इसलिए जब हमें लगा कि जंग जैसा माहौल है तो अब मुल्क का सिपाही बन के काम करना है, तो उस अंदाज में भी हम अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं देने को तैयार थे। लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से कश्मीर की तस्वीर बदली और पहली बार कश्मीरी तमाम नौजवान हो या कश्मीरी हो, इंडिया फ्लैग के साथ, तिरंगे के साथ लाल चौक में आए, कश्मीर में आए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए और ये तक कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस तस्वीर जो बदली, ये बदलती तस्वीर है। क्या इसी तरह जो कश्मीर के लिए लोग सोचते थे उनकी तस्वीर ही बदली? मैं कश्मीर के नौजवानों को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त गुस्से की लहर थी, नौजवानों की रगों में खून उबाले ले मार रहा था, कश्मीर के नौजवान भी घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर उतरे और पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीर का बच्चा बच्चा सड़कों पर उतरा। हमारे नौजवान, बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, बहनें, सब पूरा वादिये कश्मीर और वादिये कश्मीर के नौजवान सड़कों पर उतरे और कश्मीरियों ने नारा दे दिया कि दहशतगर्दी ना मंजूर, ना मंजूर। और पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में यह देखा कि कश्मीर के नौजवानों की आंखों में जबरदस्त गुस्सा मैंने पाकिस्तान के लिए देखा, जबरदस्त गुस्सा कश्मीरी नौजवानों में दहशतगर्दी के खिलाफ था। यह इस बात का सबूत है कि कश्मीरी कभी पाकिस्तान या कभी दहशतगर्दों के हमदर्द या मददगार नहीं है। लेकिन रैना साहब, कुछ नेशनल टीवी चैनल्स ने कश्मीरियत को दागदार करने की कोशिश पूरी की, यहाँ तक कि लाल चौक में कई चैनलों को बोलने नहीं दिया गया, कई टीवी एंकर्स को रोक दिया गया कि आप कश्मीर का नाम बदनाम नहीं कीजिए, क्योंकि कश्मीरी दिल से उतरा और कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए जाएंगे, हिंदुस्तान हमें इजाज़त दे, पहली तोहफ या पहला मिसाइल हम पाकिस्तान में फेंकेंगे। मैं कहता हूँ कुछ नेशनल टीवी चैनल्स ने कश्मीर की इमेज खराब करनी चाहिए पहलगाम हमले के बाद, यही नहीं रुके, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मुसलमानों की जिन्होंने टोपी दाढ़ी रखी उनको आतंकवादी कहा गया, बाकी बाद में माफ़ी मांगी, और इन चैनलों ने बड़े हद तक डैमेज कश्मीर को किया। किस तरह देखते हैं आप? कश्मीरियों ने जिस तरह हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, अपने मुल्क का, हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया, पूरा हिंदुस्तान कश्मीरियों को सलूट करता है। एक कोशिश और साजिश जरूर हुई पहलगाम हमले के वक्त और उसके बाद कि इसको मजहबी रंग देके इसको मजहबी फसाद बनाया जाए, लेकिन यह मजहबी फसाद नहीं था। यह हिंदुस्तान की रूह के ऊपर पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने हमला किया। लेकिन जो मैं इस जज्बे को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। लेकिन जो आज भी कोई कश्मीरी को कहते हैं कि हिंदुस्तानी दिल से नहीं, उनको क्या कहेंगे? अब कोई नहीं कहता है। अगर कोई कहता है उनको क्या कहेंगे आप? वो मुल्क का गद्दार है, वो मुल्क का गद्दार है। ये हिंदुस्तान 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है।
ये हिंदुस्तान जितना महाराष्ट्र के लोगों का है, तो कुछ लोगों ने सुनिए, सोशल मीडिया पे इस नहीं, तरह के पोस्ट डाले कि बाइकआउट करो कश्मीर सुनो, जाना। नहीं, इनको कश्मीर नहीं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जितना महाराष्ट्र के लोगों का है, कर्नाटक के लोगों का है, बंगाल का है, यूपी बिहार का है, पंजाब हिमाचल हरियाणा का है, उतना ही ये हिंदुस्तान जम्मू के डोगरों का है, ये उतना ही हिंदुस्तान हमारे कश्मीरियों का है। लेकिन आप मुझे बताइए 22 अप्रैल के बाद जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, जो कश्मीर का टूरिज़्म है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो वो दिल रोता है जब इंसान कश्मीर देखता है, वो गुलमर्ग, डल लेक, पहलगाम बिल्कुल चहल पहल ख़त्म है। आप लोग क्या इनिशिएटिव लेंगे उसको रिवाइव करने के लिए, उस टूरिज़्म को फिर से बूस्ट करने के लिए? क्योंकि कुछ चैनलों ने ऐसा डेंट कर दिया कि मानो लगता है कि वहीं आतंकवादी रहते हैं। अभी नीति आयोग की बड़ी मीटिंग थी दिल्ली में, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे और उनका एक बयान में देख रहा था कि मरकज़ की हुकूमत, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इस बात को लेकर उनको कश्मीर के लोगों का पूरा ख्याल है, जम्मू के लोगों का पूरा ख्याल है। पूरी कोशिश रहेगी कि कश्मीर में वो खुशी के पल, वो नौजवानों के चेहरों की रौनक वो वापस लौटे। इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाए जाएंगे। फिर से कश्मीर को, जम्मू को, बॉर्डर के एरिए के लोगों को फिर से वो खुशहाली के मंज़र ये लोग देखें। इसके लिए हमारी हुकूमत यकीनन काम करेगी। जिस तरह से अमित शाह साहब का दौरा है 29 और 30 को जम्मू कश्मीर का, और आप पूरे बॉर्डर एरिया में गए, एलओसी में, राजौरी, पुंछ, कितना नुकसान लोगों को हुआ है। अब लोगों की हम भी गए वहाँ पे, और लोगों की यही मांग थी कि मतलब सरकार अब कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, क्योंकि शेलिंग से लोगों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। 1 या 2 लाख नहीं, जिसका मकान चले गया, मकान डैमेज हुए, शेल पड़े, और वो जिस मकान पे शेल गिरा वो मकान रहने के लायक नहीं, आप खुद चले गए वहाँ पे। तो क्या अमित शाह साहब जब आएंगे तो उनके लिए कुछ पैकेज लेके आएंगे या उनके लिए कुछ ऐलान करेंगे ताकि वो लोग अपने घरों में दोबारा वापस जा सकें और बिना डर खौफ के रह सकें वहाँ पे? हमने बॉर्डर्स का दौरा किया है, रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी से काफ़ी नुकसान हुआ है। उस प्रभावित इलाकों का सर्वे हो रहा है। यकीनन मरकज़ की हुकूमत, सेंटर की गवर्नमेंट भी मदद करेगी और जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी, मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों की मदद ज़रूर करेगी। लेकिन जब न्यूज़ इनसाइडर की टीम एलओसी पे गई, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे गई, हमने ये देखा कि लोगों की मांग जो थी, पहली मांग प्रायोरिटी पे, वो कह रहे थे कि बंकर्स मिलने चाहिए, क्योंकि शेलिंग हो रही थी, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी, उससे बचने के लिए लोगों को बंकर चाहिए। उसको लेके क्या कहेंगे आप? 2015-16 में जब मैं नौशहरा से एमएलए के नाते काम कर रहा था, उस वक्त भी वहाँ भारी शेलिंग हुई थी और नौशहरा का वेस्टर्न एरिया बुरे तरीके से प्रभावित हुआ था। उस वक्त मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मिलने दिल्ली गया और उस वक्त हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब थे और राजनाथ सिंह साहब नौशहरा आए थे, आपको याद होगा, और उन्होंने वहाँ जो बॉर्डर से, एलओसी के एरिए से शेलिंग, गोलाबारी से जो माइग्रेट करके लोग आए थे, उनसे मुलाकात की थी और वहाँ उन्होंने ऐलान किया था बंकर्स बनाने का। चूँकि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और राजनाथ सिंह साहब से गुजारिश की थी, तो सबसे पहले 1600 बंकर्स, इन एरियाज में 1600 बंकर्स मैंने 2015-16 में बनवाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो गोलाबारी शुरू हुई, अगर वहाँ लोग अपने आप को महफूज, सुरक्षित रख पाए, लोगों की जिंदगियां बच गई, तो उसका बड़ा कारण था कि ये जो 1600 बंकर्स नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एलओसी के गांव में बने थे। लेकिन अभी मैं बॉर्डर के एरिया में था,
आपने ठीक कहा। लेकिन न्यूज इनसाइडर की आपकी टीम गई, मैं आपसे मिला रास्ते में, मैं मानता हूं, मैंने कहा जब हम पुंछ पहुंचे तो पुंछ हमने ये देखा कि जो पुराने बंकर्स बने हुए हैं उन पे धांधली कहीं ना कहीं होगी। लोगों ने कहा इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। जो बंकर में फैसिलिटी होती पुंछ एरिया में, राजौरी की नहीं करते, पुंछ की बात करते हैं, लोगों के बड़े गिले शिकवे थे कि इन बंकर्स पे अगर आज ये बंकर सही होते हमारी जान बचती, यहाँ पे रहते, इन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। पैसा कहाँ लगा इसका? मैंने भी कुछ मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स देखी हैं। आपको भी मैंने इस जंग के दौरान राजौरी पुंछ के रास्ते में मिले, एलओसी के एरियाज में, बॉर्डर के एरिया में मैंने आपको भी देखा था। आपकी टीम ने भी सारे बॉर्डर एलओसी के गांव का दौरा किया, वहां के लोगों से मुलाकात की। पुंछ के अंदर कहीं शिकायत से और कहीं कहीं हमारे नौशहरा राजौरी में भी कहीं कहीं किसी गांव से ये शिकायत आई कि बंकर कुछ ज़मीन से ऊपर बन गया, ज़मीन से नीचे बन गया। तो यकीनन बंकर्स के जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे होने चाहिए, ठीक से बंकर बनने चाहिए। जहाँ कहीं जिसका जिक्र आपने किया, मैं मानता हूँ कि अगर कहीं कोई गड़बड़ घोटाला है तो उसकी शिकायत डीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में करनी चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को करनी चाहिए और जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल जंग को लेके, क्योंकि वाजपेयी साहब की मुझे वो बात याद आती है कि जो दोस्त है वो बदलाए जा सकते हैं, हमसाए नहीं, बातचीत से ही मसले हल हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब जंग की ज़रूरत पड़नी चाहिए, बातचीत से मसले हल होने चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान ने है उससे आम निहत्थे लोग मारे जाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी संस्कृति है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया, पूरा कायनात एक घर है और हम सब उसमें रहने वाले लोग फैमिली मेंबर्स की तरह है और सबको प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहिए। हम तो जंग की बात ही नहीं करते हैं। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज जहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनका जिक्र आपने किया, वो तो बस में बैठ के लाहौर गए थे अमन का और भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम लेकर। लेकिन नतीजा क्या हुआ था? कारगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी। मोदी साहब भी तो लाहौर गए थे अमन का, भाईचारे का पैगाम लेकर। लेकिन पाकिस्तान को शायद अमन, भाईचारे और मोहब्बत की जुबान शायद उसको या तो समझ नहीं आती या उसको पसंद नहीं है। और पाकिस्तान की बदनसीबी है कि वहां चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं है और चुनी हुई सरकार, लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन में वोट दिए इमरान खान को और ये पाकिस्तान के लोगों की बदकिस्मती है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था वो जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को वो पसंद नहीं था और जो इलेक्शन हार गया, जिसका आता पता नहीं, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान की हुकूमत चलाई जाती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कठपुतली हैं। पाकिस्तान की आवाम की बदकिस्मती है कि उन्होंने जिस शख्स को वोट दिया कि ये हमारे, उनके मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर हो, उसको जेल में बंद कर दिया गया। और आखिरी सवाल ये है कि सीज फायर पे आप पे बार बार सवाल उठते हैं कि क्यों नेगोशिएट किया और जो ट्रंप है उनको चौकीदार किसने बनाया, आप यूएस के प्रेशर में क्यों आए? रातों को जाग जाग कर मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनके जनरलों की नींदें हराम की हैं। हिंदुस्तान का जलवा पूरी दुनिया ने देखा और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फ़ोन किया कि भाई बस, तो हिंदुस्तान ने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर अभी सस्पेंड है, बंद नहीं किया है। और जो न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, एनी टेरर अटैक इन इंडिया
will be taken as an act of war. हिंदुस्तान में अगर कोई दहशतगर्दाना हमला होगा उसको जंग के तौर पर लिया जाएगा और फिर वही होगा। अभी तो हिंदुस्तान की जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, एयर फोर्स, इनका जलवा दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर से। और जिस दिन हिंदुस्तान की फौज ने ये सरहद पार कर दी फिर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ भाजपा के जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंद्र राणा जी बात करने के लिए थे। ऑपरेशन सिंदूर से लेके कश्मीर का टूरिज्म जो है किस तरह से बेहाल हुआ उस सब पे बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।